सबसे पहला चुनावी बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 1 जून को अब 7वें और अंतिम फेज की बारी है। चुनावी चाल तूफानी गति से अभी भी चली जा रही है। एक और बीजेपी तो दूसरी ओर कांग्रेस भी चाल चल रही है। क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की हर जुगत में लगे हैं। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है। चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को हम आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे और खबर की एक एक अंदर की चाल को भी समझाते रहेंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और 7वें चरण के लिए नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। आखिरी दौर के प्रचार का शोर कल शाम थम जाएगा और ऐसे में बिहार से लेकर झारखंड तक एनडीए की ओर से वीआईपी नेताओं ने अपने खूब पसीने बहाए। रिपोर्ट के जरिए समझिए। सातवें और अंतिम चरण के चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने बुधवार को काराकाट के विक्रमगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। उपेंद्र कुशवाहा को जिताने की अपील करते हुए राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करने की बात कही। आप ये पूछेंगे उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे यह एनडीए के सहयोगी हैं और जब यह जीत कर भारत की संसद में पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री बनाने का सवाल खड़ा होगा। तो श्री नरेंद्र मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना पुरजोर समर्थन है। बिहार के बाद झारखंड के चुनावी रण में ताल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाला। दुमका लोकसभा क्षेत्र के सारठ में सीता सोरेन के पक्ष में वोट दिलाने की अपील करते हुए नड्डा ने झारखंड सरकार पर जोरदार हमला बोला। ये जमीन जिहाद के साथ साथ आदिवासी बहनों को गुमराह करके उनके साथ रिश्ता बना करके ये भी जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये घुसपैठियों का जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये लव जिहाद के नाम पर जमीन जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और सबसे दुख की बात है कि इसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। संथाल बेल्ट में बीजेपी को मजबूती देने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पाकुड़ के आमड़ापारा में चुनावी सभा की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार ताला मरांडी को जिताने की लोगों से अपील की। 7वें चरण में बिहार की 8 और झारखंड की 3 सीट पर मतदान होना है। आखिरी दौर की बाजी में बीजेपी नेता जोर लगाकर विरोधियों पर मानसिक बढ़त लेने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत, दुमका से नीतीश और पाकुड़ से नंदकिशोर की रिपोर्ट। और आखिरी चरण की चुनावी चाल को आप भी समझिए। लोकसभा का चुनाव 7 फेज में हो रहा है और 6 चरण की वोटिंग अब तक खत्म हो चुकी है। 1 जून को देश में 7वें और आखिरी चरण का चुनाव है। 7वें चरण में बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग है, जबकि झारखंड की 3 सीटें और बहुत अहम सीटें राजमहल, दुमका और गोड्डा में चुनाव हैं। यानी बिहार झारखंड को मिलाकर कुल मिलाकर 11 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। 2019 के चुनाव में बिहार की इन सभी 8 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, जबकि झारखंड की इन 3 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के उम्मीदवारों ने जीती थी। और इस बार एनडीए का लक्ष्य बिहार की सभी 40 और झारखंड की 14 सीटों को जीतने का है। बढ़ेंगे आगे। तेजस्वी यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया है। तेजस्वी ने योगी की तुलना उत्तर कोरिया किम जोंग उन से की है। तेजस्वी के बयान पर सियासत और भी ज्यादा तेज है। एनडीए नेताओं ने इसे हार की आशंका की बौखलाहट बता दिया है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के नेता तेजस्वी की हां में हां मिला रहे हैं। बोला है ना किम जोंग, उसको भी बुला ले बिहार और दोनों को, योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए। बिहार में गर्मी हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। बुधवार को 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 9 जिलों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया। बिहार में बढ़ते तापमान के साथ ही नेताओं की जुबान भी तीखी होती जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चिलचिलाती गर्मी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणी करके बिहार के राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया। तेजस्वी ने योगी आदित्यनाथ की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से कर दी। खुद सुन लीजिए तेजस्वी ने क्या कहा है।
योगी जी आए या कोई आए, हम तो पहले भी कहे ना भाई, वो नॉर्थ कोरिया वाला है ना किंग जोंग, उसको भी बुला ले बिहार, और दोनों को योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए। एक ही टाइप है ना भाई। योगी आदित्यनाथ पर दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। नकवी ने कहा कि हार की आशंका से बौखलाहट में के लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। हार की हताशा और डिफीट का डिप्रेशन बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। मैं तो इन लोगों को यही बिना मांगी सलाह दूंगा कि 4 तारीख को इस तरह का डिप्रेशन अगर बढ़ा तो एक किसी अच्छे मनोचिकित्सक की व्यवस्था ये लोग करके रखें। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने तेजस्वी यादव को सोच समझकर बोलने की नसीहत दे दी। ऐसी टिप्पणी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। तेजस्वी जी को ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आरजेडी और कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ पर दिए तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन किया है। आरजेडी और कांग्रेस को इसमें कहीं कुछ गलत नहीं लगता। ये तो हिटलर शाही तानाशाही जो ये कर रहे हैं, अपने को कानून से ऊपर समझते हैं, तो इनका कौन यहाँ बिहार में नोटिस ले रहा है? तो ठीक ही श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है। देश के प्रधानमंत्री तो इतना दौरा कर रहे हैं, तब यूपी के मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? होना वही है जो बिहार की जनता ने तय कर लिया और देश की जनता ने तय कर लिया है। लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक शब्दों की एंट्री हो रही है। 1 जून को होने वाली आखिरी चरण की वोटिंग तक इस जुबानी जंग में और कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं, देखते रहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और किंग जोन उन की तुलना वाली चुनावी चाल को आप भी समझ लीजिए। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, नेता एक दूसरे को घेरने में लगातार लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के काफी चर्चित नेता हैं, साथ में कड़क प्रशासक भी हैं। मोदी और शाह के बाद योगी सबसे ज्यादा चर्चित बीजेपी के नेता हैं और यही वजह है कि तेजस्वी ने योगी के दौरे पर बयानी हमला कर दिया है और तेजस्वी यादव ने अपने वोट बैंक को खास मैसेज देने की कोशिश की है। हालांकि नेता अगर बयान देते समय थोड़ा शब्दों का चयन ठीक करे तो अच्छा होता है, लेकिन इस सियासी बयान में लगातार नेताओं की तरफ से विवादित बयान ही दिए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, उड़ीसा विधानसभा चुनाव में सीएम नवीन पटनायक की सेहत अब चुनावी मुद्दा बन गई है। मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नवीन पटनायक के हाथ कांपते हुए नजर आए और बुधवार को ओडिशा के मयूरभंज की रैली में पीएम मोदी ने नवीन पटनायक की हेल्थ पर बहुत बड़ा बयान देते हुए सवाल पूछा है कि क्या नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश है। ओडिशा के लोगों के सामने मैं एक संवेदनशील मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे गंभीरता से सुने और समझे। ये विषय नवीन बाबू की तबीयत से जुड़ा है। आज नवीन बाबू के शुभचिंतक ये देखकर परेशान है कि पिछले 1 साल में नवीन बाबू की तबीयत लगातार गिरती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। सरकार बीजेपी की बनने वाली है, भाजपा की बनने वाली है और भाजपा की सरकार बनने के बाद एक स्पेशल कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत 1 साल में ऐसे कैसे गिर गई। और बिहार में अब तक 6 चरण के चुनाव में 32 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण को अगर हम छोड़ दें तो बाकी बचे 5 फेज में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। सवाल है कि महिलाओं की बम्पर वोटिंग का ये पैटर्न क्या कहता है। 400 पार, अब की बार इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में
32 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 6 फेज की 32 सीट पर हुई वोटिंग का फाइनल आंकड़ा भी आ चुका है। 6 फेज की वोटिंग में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से 11% अधिक है। सुपौल लोकसभा सीट में सबसे अधिक 70.55% महिलाओं ने वोटिंग की, तो महिला वोटों के मामले में नवादा 42.61% वोटिंग के साथ सबसे नीचे रहा। पहले फेज की वोटिंग में महिला वोटर पुरुषों से 0.69% से पिछड़ी, लेकिन बाकी के 5 फेज में पुरुषों से महिलाएं आगे रहीं। अब जरा फेज वाइज महिला और पुरुष की वोटिंग का अंतर भी जान लीजिए। बिहार में पहले फेज में 4 सीट पर 49.26% वोटिंग हुई। पहले फेज में पुरुषों ने 49.59% की वोटिंग की, जबकि महिलाओं का वोट प्रतिशत मात्र 48.90% रहा। यानी बिहार में पहले फेज की वोटिंग में महिलाओं की वोटिंग का अंतर पुरुषों के मुकाबले -0.69% रहा। यानी पुरुषों के हिसाब से 0.69% महिलाओं ने कम वोट डाले। लेकिन दूसरे ही फेज से महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ने लगा। दूसरे फेज में 59.45% वोटिंग हुई। पुरुषों का वोट प्रतिशत 56.41 रहा, जबकि महिलाओं ने 62.73% वोटिंग की। यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 6% अधिक वोटिंग की। तीसरे फेज में 5 सीट पर कुल 59.15% वोटिंग हुई। पुरुषों का वोट प्रतिशत 53.57 रहा, तो महिला का वोट प्रतिशत 60.20 रहा। तीसरे चरण में भी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। तीसरे चरण में पुरुषों और महिलाओं की वोटिंग का अंतर बढ़कर 11.63% तक पहुंच गया। चौथे चरण की यदि बात करें तो इस फेज में 58.21% वोटिंग हुई। पुरुष वोटर ने 54.39% वोटिंग की, तो महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत 62.47 रहा। चौथे चरण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 8.08% वोटिंग की। पांचवें फेज में बिहार में 56.76% वोटिंग हुई। इसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 52.42 रहा, जबकि महिलाओं ने 61.58% वोटिंग की। पांचवें फेज में पुरुष और महिलाओं की वोटिंग का अंतर 9.1% का रहा। छठे फेज में 25 मई को बिहार की 8 सीटों पर 57.18% वोटिंग हुई। पुरुष और महिलाओं की वोटिंग की यदि बात करें तो पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 51.95 रहा, जबकि महिलाओं ने 62.95% वोटिंग की, जो पुरुषों के मुकाबले 11% ज्यादा है। मतलब ये कि पहले फेज को छोड़ दें तो बाकी के 5 चरणों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। अब महिलाओं की बम्पर वोटिंग का फायदा किसे होता है और किसे उठाना पड़ता है नुकसान, ये 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महिलाओं की बम्पर वोटिंग की चुनावी चाल आपको समझाते हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 57.33% वोटिंग हुई थी और 2019 में महिलाओं का वोट प्रतिशत इसमें 59.58% था और 2019 में 32 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से भी अधिक वोट डाले थे और 2019 में पुरुषों ने 55.26%, जबकि महिलाओं ने 59.58% वोट डाले थे। यानी महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 4.66% अधिक मतदान किया था और इसी का नतीजा ये हुआ कि 2019 में एनडीए को बिहार में 40 में से 39 लोकसभा सीट पर जीत हासिल हुई थी और 2014 में भी महिलाओं ने 26 सीटों पर पुरुषों से अधिक वोट डाले थे और 2014 में नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे, लेकिन 31 सीट पर एनडीए को जीत जरूर मिल गई थी। 2024 में अब तक 6 फेज की 32 सीटों पर वोटिंग हुई है और 6 फेज के चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से 11% अधिक वोटिंग की है। क्या 2014-2019 की तरह एनडीए को 2024 में भी फायदा मिलेगा? जेडीयू और बीजेपी के नेता महिलाओं की बम्पर वोटिंग को एनडीए के पक्ष में मानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं को आरक्षण दिया था। महिलाओं के कहने पर नीतीश ने शराबबंदी लागू की। नीतीश कुमार की लड़कियों के लिए चलाई गई साइकिल और पोशाक योजना भी काफी सफल मानी जाती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी
कि 4 जून को आधी आबादी की निभाई गई जिम्मेदारी का कितना असर, कितना फर्क चुनावी रिजल्ट पर पड़ता है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।